जैसे अगर हनी कॉम्ब का अगर मैं बोलती हूँ तो हनी कॉम्ब का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो जो उसके होल्स होते हैं वो एक पैटर्न में होते हैं, सीक्वेंस वाली लाइन सीधी राइट फर्स्ट फोर टर्म, यानी आपको फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है, यानी A1 A2 A3 A4। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आकांक्षा और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में APB कहते हैं। और ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और ये वीडियो आपकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो है। तो हम AP स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम सीखेंगे सीक्वेंस क्या होता है। तो देखिए सीक्वेंस क्या होता है, द नंबर रिटन इन पर्टिकुलर पैटर्न आर कॉल्ड सीक्वेंस। मतलब अगर कभी कोई नंबर अपना पर्टिकुलर पैटर्न में लिखा होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सीक्वेंस। जैसे देखिए आपने अपने नेचर में भी बहुत सारे पैटर्न ऑब्जर्व किए होंगे। जैसे अगर हनी कॉम्ब का अगर मैं बोलती हूँ तो हनी कॉम्ब का अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो जो उसके होल्स होते हैं वो एक पैटर्न में होते हैं, सीक्वेंस वाली लाइन, सीधी लाइन जो होती है उसकी होल्स। कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई हनी कॉम्ब का छत्ता है, यानी मधुमक्खी का छत्ता, और एक छेद ऊपर है और दूसरा होल नीचे, फिर तीसरा नीचे? ऐसा नहीं होता, बिल्कुल पर्टिकुलर पैटर्न में होता है। ठीक है, तो मतलब हमारा नेचर भी क्या फॉलो करता है, एक पैटर्न फॉलो करता है। तो इसी तरीके से जो आपके मैथ्स में सीक्वेंस होते हैं, उस सीक्वेंस का मतलब होता है कि अगर आपका कोई भी नंबर किसी पर्टिकुलर पैटर्न में लिखा है तो आप उसको क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एग्जाम्पल नंबर 1 देती हूँ, 2 4 6 8 10, और ऐसे करते करते ये आपका आगे चलता जाएगा। तो आप यहाँ पे आपने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया कि अगर मान लीजिए मैं इस 2 में 2 और प्लस करती हूँ तो मेरा अगला नंबर आएगा, फिर मैं उस अगले नंबर में फिर से 2 प्लस करूंगी तो मेरा अगला नंबर आएगा, फिर मैं इस अगले नंबर में फिर से 2 प्लस करूंगी तो मेरा नेक्स्ट नंबर आ रहा है, फिर इस नेक्स्ट नंबर में फिर से अगर आप 2 प्लस करेंगे तो आपका नेक्स्ट नंबर आएगा। और ऐसे करते करते ये आपका पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये पूरा सीक्वेंस आपका क्या फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। और उस पैटर्न के अंदर क्या है कि हर नंबर के अंदर अगर आप +2 करते हैं तो आपका नेक्स्ट नंबर आता है, फिर आप उस नंबर में +2 करेंगे, फिर आपका नेक्स्ट नंबर आएगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब आप सेकंड एग्जाम्पल देखिए। सेकंड एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए मैंने लिखा 2 4 8 16 32, और इस तरीके से ये आपका आगे कंटिन्यू होगा, इन्फिनाइट पे जा रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो पहला नंबर है 2, फर्स्ट नंबर जो 2 है, आपने यहाँ पे क्या देखा कि फर्स्ट नंबर में मैं क्या कर रही हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा नेक्स्ट नंबर आ रहा है। फिर इस नेक्स्ट नंबर में फिर से मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो मेरा नेक्स्ट नंबर आ रहा है, फिर मैं इस नंबर में फिर से 2 का मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा नेक्स्ट नंबर आ रहा है, और फिर इस नंबर में फिर से आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है। मतलब ये आपका जो पैटर्न है, आपका ये पैटर्न कैसे ऑब्जर्व हो रहा है कि आप हर नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आगे प्रस्यू हो रहा है, या मतलब आगे बढ़ रहा है। ठीक है, फिर एक आपका थर्ड एग्जाम्पल है, मान लीजिए 1 8 27 7 64, इस तरीके से आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे आप कौन सा पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो ये आगे वाला पहला नंबर है ये 1 का क्यूब है, अगर मैं 1 का क्यूब करूंगी तो मेरा फर्स्ट नंबर आएगा। फिर ये जो आपका सेकंड नंबर है, इसको मतलब 2 का क्यूब करोगे तो आपका सेकंड नंबर आएगा, फिर आप 3 का क्यूब करोगे तो आपका थर्ड नंबर आएगा, फिर आप 4 का क्यूब करोगे तो नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर आएगा। तो इसका ये मतलब है कि आप जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन नेचुरल नंबर का क्यूब्स करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा, और इससे आपका ये क्या बन रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न बन रहा है। तो यानी कि आपके जो सीक्वेंस होते हैं वो यही होते हैं कि अगर आप कुछ नंबर को एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिख देते हैं, कभी +2 करके आगे बढ़ा रहे हो, कभी मल्टीप्लाई कर कर बढ़ा रहे हो, कभी वो नंबर किसी के स्क्वायर हैं तो इसको पैटर्न में लिख दिया, तो हम इन सबको क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपका ये वाला एक ले लिया पैटर्न, 2 4 6 8 10, ऐसे मैंने एक पैटर्न को ले लिया, एक सीक्वेंस को ले लिया। अब यहाँ पे देखिए जो आपका ये फर्स्ट वाला नंबर है हम इसको लिखते हैं A1। क्या लिखते हैं, A1। जो आपका सेकंड वाला नंबर है आप इसको लिखते हैं A2। ठीक है, ऐसे आपका जो थर्ड वाला नंबर है आप इसको लिखते हैं A3। जो आपका फोर्थ वाला नंबर है आप इसको लिखते हैं A4। फिफ्थ वाला जो नंबर है उसको आप क्या लिखते हैं, A5। इस तरीके से ये नंबर आपका चलता जाता है और कहाँ तक जाता है, nth टर्म तक जाता है। कहाँ तक,
देखिए हम इसको स्टडी कैसे करते हैं। A1 का मतलब क्या हुआ? A1 का मतलब होता है आपका जो आपका ये जो नीचे नंबर लिख रखा है, आपका जो यहाँ पे नीचे लिख रखा है 1 2 3 4 5, तो ये सारे आपके क्या होते हैं? ये सारे आपके पोजीशंस होते हैं। क्या होते हैं आपके? पोजीशंस। यानी जो आपका ये है सबस्क्रिप्ट, हम इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो आपका नीचे वाला जो नंबर होता है वो आपका क्या होता है? पोजीशन। ठीक है, तो ये सारे आपके पोजीशन है। जैसे मान लीजिए मैंने A1 लिखा, तो हम इसको स्टडी कैसे करेंगे? इस A1 को हम स्टडी ऐसे करते हैं, फर्स्ट पोजीशन, नीचे वाले को आप देखते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे लिखा हुआ नंबर वो आपका क्या कहलाएगा? A1। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A1 का मतलब फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर लिख रखा है वो क्या है? 2, तो हम इसको क्या बोलेंगे? A1। A2 का क्या मतलब हुआ? A2 का मतलब हुआ कि सेकंड पोजीशन, क्योंकि इसके नीचे क्या लिख रखा है? 2, इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे लिखा हुआ नंबर। तो सेकंड पोजीशन पे कौन सा नंबर लिख रखा है? 4। ठीक है, तो यानी कि इसको हम ऐसे स्टडी करते हैं। मान लीजिए अगर आपके सामने A50 आ गया, तो A50 का क्या मतलब हुआ? A50 का मतलब हुआ कि 50th पोजीशन पे, मतलब 50वें पोजीशन पे। इस पैटर्न को अगर आप देख रहे हैं, इस सीक्वेंस को देख रहे हैं, तो इस सीक्वेंस के अंदर 50वें पोजीशन पे आपका जो नंबर लिख रखा होगा, आप उस नंबर को क्या बोलेंगे? A50 बोलेंगे। ठीक है, अब आपका ये पूरा का पूरा पैटर्न जा कहाँ तक रहा है? nth टर्म। n आपका कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, क्या पता 100 टर्म तक आगे चला जाए, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। तो देखिए जो आपका लास्ट वाला जो नंबर होगा, जो nth टर्म पे जो नंबर होगा, आप उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ANC। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ANC। AN का क्या मतलब हुआ? AN का मतलब हुआ आपका, नीचे देखिए जो सबस्क्रिप्ट है, यानी nth पोजीशन, यानी nth पोजीशन पे लिखा हुआ नंबर आपका क्या कहलाएगा? AN कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने बेसिक समझाया। इसके बाद आप देखिए, जैसे यहाँ पे अगर मैं इस पैटर्न को देखती हूँ, जैसे 2 4 6 8 10, ये जो आपका पैटर्न है, इस पैटर्न के अंदर जो आपका 2 है, इस पैटर्न के अंदर जो आपका 2 लिखा हुआ है, 2 4 6 8 10, तो जो आपका ये 2 लिखा हुआ है, ये आपका क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे है। कौन से पोजीशन पे है? फर्स्ट। ये A1 है, यानी ये फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये आपका फर्स्ट पोजीशन है। 4 जो है वो आपका कौन से पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे है। और जो 6 है वो आपका कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके अंदर आप ये नंबर आप कैसे निकालोगे, आगे वाले नंबर कैसे आ रहे हैं, आप इन सब में एक चीज ऐड कर रहे हो, +2 कर रहे हो, तो इस तरीके से। ठीक है, तो एक बार हम इसको दोबारा रिकॉल करते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस का मतलब होता है कि द नंबर रिटन इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। अगर कोई भी नंबर किसी पैटर्न में लिखा हुआ है तो आप इसको क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। जैसे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए। पहले एग्जाम्पल में हमने नंबर को प्लस करके देखा कि ये पैटर्न आपका कैसे बन रहा है? प्लस प्लस प्लस, +2 करने पर आ रहा है। यहाँ पे आपका कैसे सीक्वेंस बन रहा है? मल्टीप्लाई करने पे बन रहा है। और नीचे वाले में आपका क्या है कि ये नंबर नेचुरल नंबर के क्यूब से, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे। फिर मैंने यहाँ पे आपको ये समझाया, ये पहले वाले एग्जाम्पल को लिया और फिर मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट नंबर होता है हम लोग इसको A1 लिखते हैं, सेकेंड नंबर को A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4। और इनको स्टडी कैसे करते हैं? A1 का मतलब ये होता है कि फर्स्ट, नीचे वाला जो नंबर है वो पोजीशन को डिनोट करता है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे लिखा हुआ नंबर वो आपका A1 हो जाएगा। A2 का मतलब सेकंड पोजीशन पे लिखा हुआ नंबर, और A50 का मतलब 50th पोजीशन पे लिखा हुआ नंबर, वो आपका A50th हो जाएगा। ठीक है, और AN का मतलब क्या होता है? nth पोजीशन पे लिखा हुआ नंबर। फिर मैंने आपको ये बताया जैसे 2 4 6 8 10, ये आपका जो पैटर्न है इसके अंदर मैंने बताया ये आपकी फर्स्ट पोजीशन होती है, ये आपकी सेकंड पोजीशन, ये आपकी थर्ड, ये फोर्थ, इस तरीके से आपकी पोजीशन चलती है। ये हमने सीखा सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या है कि कोई भी पैटर्न को फॉलो करना, चाहे वो प्लस करके हो सकता है, चाहे वो मल्टीप्लाई करके हो सकता है, चाहे वो आगे किसी का स्क्वायर या क्यूब हो सकता है। ठीक है, अब हम सीखते हैं AP, जो हमारे चैप्टर का नाम है। अभी तक हमने सीक्वेंस सीखा कि सीक्वेंस क्या होता है, अब हम सीखते हैं AP क्या होता है। तो देखिए AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है? इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, ये ऐसे नंबरों की लिस्ट है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग फिक्स नंबर।
इसका मतलब हर टर्म जो ऑब्टेन की गई है वो आप फिक्स नंबर को ऐड करोगे तब आपको आगे वाली टर्म मिलेगी। मतलब यहाँ बोला है फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, इसका मतलब पीछे वाली टर्म में अगर आप आगे कुछ प्लस करोगे तो मिलेगा, फिर आप वही नंबर आगे और प्लस करते जाओगे तो आपका ये पूरा का पूरा सीक्वेंस बन जाएगा या आपका एपी बन जाएगा। तो देखिए अगर मैं इसका एक एग्जांपल 1 लेती हूँ, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ही आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो आपका ये आगे वाला जो नंबर है और ये जितने भी सारे नंबर हैं इस पूरे के पूरे सीक्वेंस के अंदर, मतलब एक सीक्वेंस के अंदर जो हर नंबर होता है हम ईच नंबर को क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। यानी ईच नंबर इन सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस के अंदर जो हर नंबर होता है इज कॉल्ड, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपका एक पैटर्न है या आपकी एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अंदर अगर आप कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं तो आप देखिए आपका फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म के अंदर अगर मैंने 2 को ऐड किया तो मेरा नेक्स्ट टर्म आ रहा है, फिर मैंने इस नेक्स्ट टर्म में फिर से 2 को ऐड किया तो फिर मेरा नेक्स्ट आया, फिर इस नेक्स्ट में फिर से मैंने 2 को ऐड किया तो मेरा ये आया, और ऐसे करते करते आप 2 प्लस करोगे तो आपको पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एपी। तो एपी का मतलब ये होता है कि अगर आप पुराने वाली टर्म में आगे प्लस करते जाओगे फिक्स नंबर को, तब आपका वो क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। अब यहाँ पे जो फिक्स नंबर है ये क्या है, इसके बारे में देखिए। जो फिक्स नंबर होता है हम इस फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं, फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड, हम इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय डी, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी हम कॉमन डिफरेंस को, यानी कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी, हम इसको किससे रिप्रेजेंट डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यानी जो आपका फिक्स नंबर है आप उसको क्या बोलते हो, कॉमन डिफरेंस बोलते हो, और जिसको आप किससे डिनोट करते हो, डी से। अब ये जो फिक्स नंबर है इसकी क्या वैल्यू होती है, हम वैल्यू निकालते कैसे, तो देखिए जो डी होता है, डी की हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, an माइनस 1। ये क्या है, an क्या है, an माइनस 1 क्या है, तो देखिए an का मतलब होता है एक आगे वाली टर्म और an माइनस 1 का मतलब होता है उसके एक पीछे वाली टर्म। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, ये आपका a3, ये आपका a4, इस तरीके से आपका क्या है, सीक्वेंस चल रहा है। जैसे देखिए ये आपका, ये जो आपका AP है 2, 4, 6, 8, 10, इस केस में आपका क्या है, यहाँ पे आपका a1 है, ये आपका a2 है, ये आपका a3, ये आपका a4। अब यहाँ पे आपको d निकालना है। अभी मैंने सिखाया d कैसे निकालते हैं, d निकालने का तरीका है आगे वाले नंबर में से पीछे वाले को माइनस करो। अगर मान लीजिए मैंने इन दो टर्म को ले लिया, इन दोनों को, तो ये आगे वाले इसके पीछे वाले को माइनस करो, यानी a2 में से क्या माइनस करेंगे, a1 माइनस करेंगे, ठीक है। तो a2 में से अगर मैं a1 को माइनस करूंगी तो मेरा 4 माइनस 2 कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। ये आपका d1 हो गया। d आप तो कैसे भी निकाल सकते हैं ना, किसी भी दो टर्म को माइनस कर सकते हैं। तो मैंने अभी स्टार्टिंग के दो टर्म को माइनस करके देखा तो मेरा d1 कितना आ रहा है, 2। अब मान लीजिए मैं d2 निकाल रही हूँ, d2 कैसे निकालूंगी, मैं आगे वाली दो टर्म को ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अब इस केस में 4 और 6 को ले लिया, 4 और 6 का मतलब a2 और a3 को ले लिया। आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करेंगे, आगे कौन है, a3, पीछे कौन है, a2, यानी आप a3 में से किसको माइनस कर रहे हैं, a2 को माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए a3 आपका 6 है और a2 आपका कितना है, 4 है। तो 6 में से 4 चला गया तो फिर आपका कितना बच गया, फिर से आपका 2 बच गया। अब यहाँ पे देखिए d3 को निकालते हैं, d3 क्या होगा, फिर से आप किसी और आगे सक्सेसिव टर्म को लीजिए। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को ले लिया। अब यहाँ पे a4 में से a3 को माइनस करते हैं, तो a4 माइनस a3, तो आपका क्या हो जाएगा, a4 मतलब 8 और a3 मतलब क्या हो जाएगा, 6, तो ये आपका 2। अगर आपका कभी भी किसी भी सीक्वेंस के अंदर d1, d2, d3 अगर आप निकालते हैं और अगर ये सारे के सारे सेम आ गए तो आप समझ जाइए कि जब डिफरेंस सेम है, यानी कि आप सेम नंबर को ऐड करके आगे बढ़ रहे हैं ना,
यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, एपी है। लेकिन मान लीजिए इसका उल्टा, अगर आपका जो D1 है वो कुछ और है, मान लीजिए D1 2 है और जो आपका D2 है वो 3 है, D4 अगर आपका 5 है, तो जब आपका डिफरेंस ही अलग अलग है तो वो आपका एपी नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो आपका D1, D2, D3 सब इक्वल है, इसका मतलब ये जो आपका पैटर्न है ये क्या है, एक एपी है। तो देखिए जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे आता है, A2 में से A1 माइनस करेंगे तो भी आ सकते हैं, A3 में से A2 माइनस करेंगे तो भी, A4 में से A3 करेंगे तो भी। यहाँ पे याद रखिएगा, आप किसी भी दो सक्सेसिव टर्म को उठाइए, मैंने 2 1 को उठाया, 3 2 को उठाया, 4 3 को, इन सब का अगर आप माइनस करेंगे तो डिफरेंस सेम होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तभी ये एक एपी है, लेकिन मान लीजिए अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं है। आपको इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सीखा, अब हम इससे बहुत सारे क्वेश्चंस सीखते हैं। हम देखते हैं एपी और सीक्वेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखिए अभी तक आपने ये देखा कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस का मतलब अगर आपका कोई भी पैटर्न फॉलो करता है, कोई भी नंबर, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कितने एग्जाम्पल दिए थे, 3 एग्जाम्पल, एक तो 2 4 6 8 और ऐसे आगे जाएगा। फिर आपका सेकंड एग्जाम्पल था 2 4 8 16, फिर ये आगे जा रहे। और जो आपका तीसरा एग्जाम्पल था ऐसे 1 8 27 64 और ये आगे। तो मैंने ये 3 एग्जाम्पल आपको दिए थे सीक्वेंस के अंदर। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि एपी का मतलब क्या होता है, कि अगर हम किसी भी फिक्स नंबर को ऐड कर कर पूरी की पूरी सीक्वेंस बना देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, एपी। एपी का मतलब मैंने ये क्या देखा कि अगर हम क्या करते हैं, फिक्स नंबर को ऐड करते हैं, फिक्स नंबर को ऐड करने से अगर जो बनता है वो आपका पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। उसमें मैंने एक एग्जांपल आपको 2 4 6 8 इसी का दिया था, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस चीज का डिफरेंस है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं पहले वाले एग्जांपल को उठाती हूँ तो पहले वाले एग्जांपल एक सीक्वेंस तो है। क्यों सीक्वेंस है, क्योंकि ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है कि हर नंबर के अंदर अगर मैं 2 प्लस करूंगी तो मेरा आगे वाला नंबर आएगा। तो क्या ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, हाँ, तो ये एक सीक्वेंस हो गया। लेकिन अगर मैं एक एपी की बात करूं तो एपी के अंदर फिक्स नंबर को ऐड कर कर आगे वाला आता है। तो यहाँ पे देखिए इस नंबर में 2 ऐड करेंगे तो आगे आएगा, फिर इस नंबर में फिर से 2 ऐड करेंगे तो आगे, फिर इस नंबर में 2 ऐड करेंगे तो आगे। इसका मतलब ये एक एपी भी है और ये एक सीक्वेंस भी है, क्योंकि एपी क्या चीज बताती है कि फिक्स नंबर को ऐड करो और यहाँ पे फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, तो यानी एपी भी है और सीक्वेंस भी है। लेकिन मान लीजिए अगर मैं एक सेकेंड एग्जाम्पल को उठाती हूँ 2 4 8 16, इस वाले को एग्जाम्पल को उठाती हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस करके नहीं आ रहा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। और अगर मैं प्लस को भी देखती हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, मैं 2 में क्या प्लस करूँ कि 4 आ जाए, 2 प्लस करूंगी। मैं 4 में क्या प्लस करूं कि 8 आ जाए, 4 प्लस करूंगी। मैं 8 में क्या प्लस करूं कि मेरा 16 आ जाए, मैं 8 प्लस करूंगी। तो क्या यहाँ पे जो आप ऐड कर रहे हैं वो नंबर सेम है, वो नंबर सेम नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इनका डिफरेंस देखती हूँ, डी अगर मैं देखती हूँ, यानी A2 माइनस A1, आपको पता है A2 क्या है, जो ये वाला नंबर है ये आपका A1 है, ये वाला A2 है, ये वाला A3 है, ये वाला A4 है, ठीक है। अब आप देखिए अगर मैं A2 में से A1 माइनस करती हूँ तो मेरा 4 माइनस 2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर ये आपका D1 आ गया, फिर D2 निकालिए। D2 कैसे निकालेंगे, मैंने A3 में से A2 माइनस किया, आगे में से पीछे करना है, तो यानी A3 में से अगर मैं A2 माइनस करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4। तो 8 माइनस 4 आपका कितना हो गया, 4। क्या आपका D1 और D2 इक्वल आ रहा है, नहीं। तो जब आपका कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं आ रहा तो ये एपी कैसे हो सकता है, ये एपी नहीं है। तो इट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है, जबकि ये एपी है, ये एपी है, ये एपी नहीं है। तो यानी देखिए ये सीक्वेंस है लेकिन ये एपी नहीं है। अब यहाँ पे थर्ड अगर मैं एग्जांपल को देखूं तो ये 1 है, ये 8 है, ये 27 है और ये आपका 64 है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालती हूँ तो यहाँ पे डिफरेंस कैसे आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका A1, ये आपका A2, ये आपका A3।
अगर मैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालती हूँ तो मेरा D क्या होगा, A2 माइनस A1, यानी 8 माइनस 1 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे D2 निकालती हूँ तो वो A3 माइनस A2, यानी कितना हो जाएगा 27 माइनस 8, यानी कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या D1 D2 इक्वल आए? नहीं। तो जब D1 और D2 ही इक्वल नहीं आ रहे तो ये आपका AP नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी आपका नॉट AP, ये भी आपका AP नहीं। तो मतलब आपने इस स्लाइड में क्या सीखा कि AP और सीक्वेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। AP और सीक्वेंस के बीच में ये डिफरेंस है, सीक्वेंस मतलब जस्ट अ पैटर्न, कोई भी पैटर्न हो सकता है, किसी का स्क्वायर कर कर आगे पैटर्न बन रहा हो, किसी को मल्टीप्लाई करके पैटर्न बन रहा हो, किसी को प्लस करके पैटर्न बन रहा हो। ठीक है, क्या पता आप इसमें सीक्वेंस में एक एग्जांपल और भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 1, 2 बार 1, 3 बार 1, तो ये तो पैटर्न चल रहा है, आगे चल के 4 बार 1, फिर 5 बार 1, तो यानी सीक्वेंस मतलब जस्ट अ पैटर्न। लेकिन जो आपका AP होता है, AP का क्या मतलब होता है कि आपको फिक्स नंबर ही ऐड करना है, यानी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप 2 को ऐड कर रहे थे, यहाँ पे 4 को, यहाँ पे 8 को, तो ये एक AP नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। और इसकी एक बात और है, जितने सारे AP होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सीक्वेंस। ऑल APs आर सीक्वेंस, क्योंकि ये भी तो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना, +2 +2 +2 ये, लेकिन सारे के सारे सीक्वेंस AP नहीं हो सकते। यानी मैंने क्या बोला, मैंने एक बात आपको बताई, ऑल AP आर सीक्वेंस, सारी की सारी जो AP होती है वो सीक्वेंस तो होते हैं, बट ऑल सीक्वेंस आर नॉट AP, ऑल सीक्वेंस आर नॉट AP। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो कर रहा है तो ये एक सीक्वेंस तो हो सकता है, लेकिन क्या सारे सीक्वेंस AP हो सकते हैं? नहीं। आप बताइए, ये वाला तो सीक्वेंस था ना, लेकिन क्या ये AP है? नहीं है। तो सारे सीक्वेंस AP नहीं हो सकते, सारे AP सीक्वेंस हो सकते हैं। अब हम इसके और क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन मैं इससे पहले हम एक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। वो फॉर्मूला आपका है, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं रब कर देती हूँ। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला पहले सीखते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला। देखिए, सबसे पहले जो आपका AP होता है, जो आपका AP है, ये AP आपका मान लीजिए मैंने लिखा, वही वाला एग्जांपल देते हैं, 2 4 6 8, यही वाला एग्जांपल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपको पता है कि जो 2 है वो आपका क्या है, फर्स्ट टर्म यानी A1 है, फर्स्ट टर्म, और जो आपका 4 है वो क्या है, A2 यानी कि सेकेंड टर्म है। ठीक है, फिर मैंने आपको D भी बता दिया कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो लास्ट टर्म होगी, लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, AN से। किससे डिनोट करते हैं, AN से, या कभी कभी हम L से भी डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा, जो आपका लास्ट टर्म होता है, आप लास्ट टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, AN से। ठीक है, ये आपका लास्ट टर्म का डिनोशन है। उसके बाद ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहले ये आपका फॉर्मूला है जनरल टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, तो जनरल टर्म का आपका जो फॉर्मूला होता है, जनरल टर्म का, या आप ये बोल सकते हैं nth टर्म फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला या जनरल टर्म का फॉर्मूला, वो क्या होता है, AN बराबर है A प्लस n-1 D। ये आपका फॉर्मूला है। AN का मतलब है, यहाँ पे जरूरी नहीं है लास्ट टर्म, AN का मतलब है nth पोजीशन पे कोई सी भी टर्म। मान लीजिए यहाँ पे n 50 भी हो सकता है, यहाँ पे n 40 भी हो सकता है, मतलब 40 पोजीशन पे जोन सी भी टर्म होगी वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे AN की जो AN होता, अगर मैं आपको बोलूँ 5th टर्म, इसका मतलब क्या है, 5th पोजीशन पे जो लिखा हुआ है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे A क्या होता है, A का मतलब होता है आपका फर्स्ट टर्म, और N क्या होता है, N का मतलब आपको जिस पोजीशन पे जहाँ पे आपको जाना है। मतलब मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 10th टर्म बताइए, 10th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, तो जो आपका जो N है वो आपका नंबर हो जाएगा, और D क्या हो जाएगा, आपका कॉमन डिफरेंस। D का मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका ये है कि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। जो आपका AP है, AP के आपने एन टर्म तो देख ली। एन टर्म का फॉर्मूला होता है
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखिए मैंने जैसे कि आपके एक एपी का एक एग्जांपल लिया है 3, 6, 9, 12। यहाँ पे क्या है, आप 3, 3 को प्लस करेंगे तो आपके आगे वाली टर्म आएगी। देखिए फर्स्ट टर्म को आप क्या बोलेंगे, A1। A1 का मतलब क्या होता है, सिर्फ A। फिर आपका सेकेंड टर्म A2। A2 आपका कैसे आया, जब आपने फर्स्ट टर्म के अंदर आपने एक कॉमन डिफरेंस को प्लस किया, यानी एक D को प्लस किया। जैसे आप 3 में क्या प्लस करेंगे कि 6 है 3, यानी मैंने जब 3 में 3 प्लस किया तो मेरा क्या आ गया 6। तो यानी ये मेरा A था, ये मेरा D था, तो A प्लस D मेरा क्या हो जाएगा, A2 आ जाएगा। फिर मेरा A3 कैसे आएगा, A3 आने के लिए मैं क्या करूंगी, पहले मैंने A में एक बार D प्लस किया तो मेरा 6 आ गया। फिर मैं इस 6 में एक बार और D प्लस करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी मेरा 3 प्लस 3 नहीं, A प्लस D कितना आ चुका है आपका 6। फिर इस 6 में फिर से आपने 3 प्लस किया तो आपका कितना आ गया, 9 आ गया। इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि यानी कि A प्लस 2D, आप इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 2D। ठीक है। फिर अगर मैं A4 को देखती हूँ तो मेरा A4 कैसे आएगा, मैंने फर्स्ट टर्म में पहले मैंने 2 बार तो पहले मैंने D प्लस कर रखे, एक बार अगर मैं और D प्लस कर दूं, यानी एक बार और 3 प्लस कर दूं, क्योंकि अगर मैंने एक बार A में 2 बार D प्लस किया तो मेरा कितना आया, 9। फिर इस 9 में फिर से 3 प्लस करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 12। यानी कि A प्लस 3D अगर मैं करूंगी तो मेरा नेक्स्ट नंबर 12 आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्या आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, क्या पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं आप कि यहाँ पे A1 था तो यहाँ पे कितना D, 0D, यानी इस वाले नंबर से एक कम। फिर अगर यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे कितने D, 1D। ठीक है, यानी 2 से एक कम 1। फिर यहाँ पे आपका 3 है तो 3 के बाद आपका यहाँ पे कितने D, 2D। यहाँ पे आपका 4 है तो कितने D, 3D। तो ये एक पैटर्न चलता है। अगर मान लीजिए मैंने A5 बोला तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं A प्लस 4D, यानी D कितना होगा, इस नीचे वाले नंबर से एक कम। अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा A10 तो आप डायरेक्ट क्या बताएंगे, A प्लस 9D। ठीक है। तो इस तरीके से हम 10th पोजीशन पे लिखा हुआ नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये वाला। ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म। आपको फर्स्ट 5 टर्म बतानी है ऑफ अ n टर्म। अगर आपको nth टर्म इतनी दे रखी है, ठीक है, अगर ये आपको nth टर्म दे रखी है तो देखिए आप क्या कीजिए, आप लेट कर लीजिए n की वैल्यू 1। सबसे पहले मैं लेट कर लेती हूँ n की वैल्यू 1। अगर मान लीजिए मैंने n की जगह 1 लिखा तो यहाँ पे देखिए A1, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या लिखा है n, तो मैंने n की जगह 1। इस पूरे जो आपका पूरा nth टर्म है, इस पूरे के पूरे इक्वेशन के अंदर जहाँ पे आपको n दिख रहा है वहाँ पे आप n की वैल्यू 1 लिखिए, क्योंकि मैंने n को क्या लेट कर रखा है, 1। तो ये हो जाएगा A1 बराबर है 3 इंटू 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। तो आपकी फर्स्ट टर्म A1 मतलब फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है। फिर आप नेक्स्ट देखते हैं, लेट करते हैं, लेट n बराबर 2। अब मैं n को कितना मानती हूँ, 2 मानती हूँ। तो यहाँ पे देखिए A2 बराबर है 3, n की जगह हम 2 पुट करेंगे तो ये 2 प्लस 2, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 2 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7। सॉरी 8। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, लेट करती हूँ n की वैल्यू 3। अब यहाँ पे A3 कितना होगा, 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 कितना हो गया आपका, 11 हो गया। ठीक है। ये आपकी थर्ड टर्म आ गई, आपकी सेकेंड टर्म है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है। अब हम आपका निकालते हैं फोर्थ टर्म। तो n बराबर है 4, यानी कि A4 बराबर है 3 इंटू 4, क्योंकि n की जगह मैंने 4 लिखा है, प्लस 2। तो हो जाएगा मेरा 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14। फिर आपका लास्ट रह गया A5, यानी आपकी फिफ्थ टर्म हो गया आपकी 3 इंटू 5 प्लस 2, 15 प्लस 2 17। तो आपका जो AP बनेगा 5 टर्म का वो कैसे बनेगा, 5 8 11 14 और 17। और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिसके साथ D कितना दिख रहा है आपको, 8 और 5 में कितने का गैप है, 3 का गैप, यानी आपका D कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या बन गई, AP बन गई, और ये आपके फर्स्ट 5 नंबर है। ठीक है। इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सेकंड आपका दे रखा है an बराबर है n² माइनस n प्लस 1।
फिर आप यहाँ पे n की जगह वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेट करती हूँ। अब यहाँ पे हमने, आप ये भी तो सोच सकते हैं दीदी हम n की जगह 50 भी लेट कर सकते हैं, 51, आप 100 भी लेट कर सकते हो, लेकिन हम 1 2 3 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट 5 टर्म बोला है। तो फर्स्ट 5 टर्म कौन सी होगी? A1, A2, A3, A4, A5। इसलिए हम A1, A2, A3, A4, A5 कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लेट करते हैं n की वैल्यू 1। तो यहाँ आपका हो जाएगा A1 बराबर है 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पे जितना भी आपको n दिखा आपने उसकी जगह क्या लिखना है? 1। तो यहाँ पे n, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ n, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ n, फिर यहाँ 1। देखिए प्लस माइनस तो कट गया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 2 लगाती हूँ तो A2 बराबर है 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका? 3 आ जाएगा, ये आपका 3। फिर अगर मैं n की वैल्यू 3 करती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 3, A3 बराबर है 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1। तो हो जाएगा 9 माइनस 3 प्लस 1, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। फिर मैं n की वैल्यू 4 लेट करती हूँ तो A4 बराबर है 4 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, 16 माइनस 4 प्लस 1, 12 प्लस 1, 13। ठीक है। और A5 आप खुद ट्राई कीजिए कि A5 क्या होगा। अब हम 4 टर्म हमने निकाल दी, तो हम AP अगर लिखें तो 1 3 7 1 3 7 और उसके बाद ये आपका आ रहा है 13। तो मुझे आप बताइए क्या एक AP नजर आ रही है आपको? क्या ये AP है? नहीं। अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकालूं तो आप देखिए D1 कितना आ रहा है? 3 में से 1 गया, यानी 3 माइनस 1 आपका आ रहा है 2। मान लीजिए मैं D2 निकालूं तो मेरा D2 क्या आ रहा है? 7 माइनस 3 4 आ रहा है। तो क्या मेरा D1 D2 के बराबर आ रहा है? नहीं। जब ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो ये आपका AP नहीं है। बस आपका फर्स्ट वाला क्या था? AP था। ठीक है। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। जब भी आपकी nth टर्म बोलता है तो आप क्या लेट करेंगे? an लेट करेंगे। तो यानी nth टर्म आपको दे रखी है 3n माइनस 2, यानी कि आप 3n माइनस 2 को किसके इक्वल रखेंगे? an। ये आपकी nth टर्म होती है। मैंने आपको पढ़ना सिखाया था ना कि अगर ये नीचे n है तो n को आप क्या बोलेंगे? nth टर्म पे लिखा हुआ नंबर an। ठीक है। तो an के आप क्या लिखेंगे इसको इक्वल में? 3n माइनस 2, ये आपको गिवन। अब ये कह रहे हैं अगर आपको ये गिवन है तो सबसे पहले आपको ये देखना है इज द सीक्वेंस इन इज AP। ये जो सीक्वेंस है वो क्या एक AP है? तो AP टेस्ट करने के लिए आपको कम से कम 3-4 टर्म तो पता होनी चाहिए। फिर आप 2-3 D निकाल के देखिए, अगर डिफरेंस 2 बार डिफरेंस निकालने पे सेम आ जाता है तो इसका मतलब वो AP है। लेकिन अगर आपका डिफरेंस सेम नहीं आता तो इसका मतलब वो AP नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेट करते हैं। लेट n बराबर है 1, तो ये आपका हो जाएगा A1 बराबर है 3 इंटू 1 माइनस 2, 3 माइनस 2 1। फिर अगर मैं n की वैल्यू 2 लेट करती हूँ तो A2 बराबर है 3 इंटू 2 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 4। फिर मैं n बराबर 3 करती हूँ तो मेरा A3 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 2, 9 में से 2 गए 7। ठीक है। फिर अगर मैं A4 करती हूँ तो आपका हो जाएगा A4 बराबर है 3 इंटू 4 माइनस 2, 12 में से 2 गए तो आपका कितना आ जाएगा? 10। आप 3 टर्म निकाल के भी कर सकते हैं। तो आप अगर मतलब क्वेश्चन को और भी अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं तो आप 4 टर्म मैक्सिमम निकाल दीजिए, ये आगे तो और जाएगा ही। इसका मतलब अगर मैं देखूं, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे देखिए A1 A2 A3, अगर मैं इसको AP में लिखूं तो मेरा क्या आएगा? 1 4 7 10 और ऐसे सो ऑन। ठीक है। अब मुझसे ये पूछ रहा है क्या ये AP है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मान लीजिए मैं D1 निकालती हूँ तो D1 क्या आएगा? A2 माइनस A1। अब यहाँ पे देखिए A2 कितना है? 4। A2 कितना आया? 4। 4 में से अगर मैं A1 को माइनस करूँ तो यानी 4 माइनस 1 मेरा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है। फिर अगर मैं D2 निकालूँ तो D2 कैसे होगा? A3 माइनस A2। फिर से आगे वाले में से पीछे वाले को कीजिए तो 7 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा? 3। फिर अगर मैं D3 भी निकालूं तो D3 में आ जाएगा A4 माइनस A3, तो आपका आ जाएगा 10 माइनस 7 3। तो आप यहाँ पे देखिए सारे D इक्वल आ रहे, यानी D1 बराबर है D2 बराबर है D3।
जब आपका डिफरेंस सेम आ जाता है तो इसका मतलब यस इट इज AP, तो ये एक AP है। अब आपसे आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं आपको फाइंड करना है 10th टर्म। अभी मैंने आपको सिखाया अगर आपसे कोई कहता है 10th टर्म निकालो तो 10th टर्म कैसे आता है, A+9D, यानी D के आगे जो आप लिखोगे कोएफिशिएंट उसमें से आप एक कम कर दोगे। अगर आपसे A20 यानी 20 टर्म पूछता तो आप क्या करते, A+19D, D एक कम हो जाता। तो यहाँ पे देखिए 10th टर्म कैसे आएगा, अगर हमको 10th टर्म चाहिए तो मैं क्या करूँगी, A10 बराबर है A+9D। तो आपका देखिए जो 10th टर्म है वो क्या है, A+9D। तो आप क्या करेंगे, A देखिए क्या है, A मतलब A1, A1 आपका क्या है 1, एक सेकेंड, A1 आपका क्या है 1 और आपका 9D, 9 इंटू डी की जगह अगर D कितना है आपका, कॉमन डिफरेंस कितना आया 3, मैंने D की जगह 3 पुट किया तो ये आपका हो जाएगा 1 + 27 यानी 28। तो आपका ये कितना आंसर आ जाएगा, 10th टर्म आपका कितना आ जाएगा 28। अब हम आगे और क्वेश्चंस सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म, यानी आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, यानी A1 A2 A3 A4। ये कह रहा है अगर आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है और आपको दिया क्या हुआ है, ऑफ AP इफ फर्स्ट टर्म आपको पता है फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, A से डिनोट करते हैं, यानी A बराबर आपको क्या दे रखा है 10, A1 भी बोल सकते हो A भी बोल सकते हो। अगर आपको A पता है और आपको क्या दे रखा है D दे रखा है तो आप 4 टर्म निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको पता है A1 क्या होता है, A1 आपको 10 दे रखा है। अब आपको पता है A2 क्या होता है, A+1D या A+D। तो यहाँ पे देखिए A कितना है 10 प्लस D आपका कितना है 10, तो 10 + 10 आपका कितना हो जाएगा 20, तो A2 कितना आएगा आपका 20। फिर आप देखिए A3 क्या होगा, A प्लस आपको पता है इस नंबर से एक कम यानी 3 है तो यहाँ पे D के आगे क्या आएगा 2D, तो यानी ये हो जाएगा A की जगह 10 + 2 इंटू D की जगह आप क्या लिखेंगे फिर से 10, तो ये हो जाएगा 10 + 20 30, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 10 20 और +10 30। फिर अगर मैं A4 की बात करती हूँ तो ये हो जाएगा A+3D, यानी A मतलब 10, 3 इंटू D मतलब 10, तो हो जाएगा 30 + 10 40। तो आपके जो 4 नंबर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 4 टर्म 10 20 30 और 40, ये आपके AP के 4 टर्म बनेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, ये आपके NCERT का एग्जाम्पल है। NCERT का एग्जाम्पल नंबर 3 आपका क्या है, कह रहे फाइंड द 10th टर्म। आपको क्या निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है AP की। अगर आपको AP दे रखी हो 2 7 12, तो सबसे पहले आप इस AP की मदद से आपको ये पता चला A कितना है 2 जो फर्स्ट टर्म है। उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे D निकालना है तो D क्या होता है A2 - A1। आपको पता है कि पहली वाली जो टर्म है वो आपकी A1 है और जो दूसरी वाली टर्म है ये आपकी A2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 7 - 2, आपको पता चल जाएगा आपका D कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है 10th टर्म। 10th टर्म को किससे डिनोट करेंगे, A10 ही होता है ना, 10th पोजीशन पे लिखा हुआ जो नंबर है वो आपका A10 हो गया। अब आप बताइए जो आपकी 10th टर्म है यानी A10, ये आपका कैसे आएगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, जो A10 है वो क्या निकाल सकते हैं A+9D, ठीक है। D के आगे एक नंबर कम, तो यहाँ पे देखिए A आपको पता है A कितना है 2 + 9 इंटू D अभी हमने निकाला 5, तो हो जाएगा 2 + 45, तो यानी कि आपका जो A10 आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम NCERT का एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। NCERT का एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है विच टर्म ऑफ AP, जो आपका ये AP दे रखा है, इस AP की कौन सी टर्म आपकी क्या होगी -81 होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले लेट कर लेते हैं। ये आपके क्वेश्चन में दो चीजें हैं, एक तो आपसे कह रहे हैं कि इस AP की कौन सी टर्म -81 होगी, आपका पहला पार्ट है। सेकंड कह रहा है आपको ये भी बताना है कि जो 0 है वो कौन सी टर्म पे आएगा, 50 टर्म पे 100 टर्म पे, कौन सी टर्म पे। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं। हमने क्या किया, मान लिया अगर कभी भी आपसे ऐसे कोई बोल दे
कि अगर आपको इस एपी में ये बताना है कि 81 कहाँ पे आ रहा है या आपका कोई नंबर है वो कौन से टर्म पर आ रहा है, तो आप उस नंबर को लेट कर लीजिए कि वो एन है, क्योंकि आपको ये एन ही तो नहीं पता ना कि एन क्या है, 50 है या 100। तो आपने मान लिया जो 81 है, हमने मान लिया कि वो एन टर्म है, ठीक है। एन का मतलब है लेट एन बराबर -81। एन का मतलब हमें पता है कि ये nth पोजीशन पे लिखा हुआ कोई नंबर है जिस n की वैल्यू हमको नहीं पता, हमको निकालनी। अब यहाँ पे देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है जनरल टर्म का, an बराबर है a प्लस n-1d, ठीक है। इस फॉर्मूले के अगर मैं अकॉर्डिंग देखूं तो मेरे को ये भी पता है, मेरे को a भी पता है, a क्या है फर्स्ट टर्म 21 दे रखा है, और आपको d भी पता है। d कैसे निकालेंगे, a2 में से a1 माइनस करेंगे, आगे वाले में से पीछे माइनस करेंगे, यानी 18 में से अगर मैं 21 माइनस करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, 3 आएगा, और बड़े के आगे माइनस लगा है तो d याद रखिएगा, d आपका यहाँ पे माइनस का है, ठीक है, साइन का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको d भी पता है, लेकिन आपको n नहीं पता। n का मतलब हमें यही नहीं पता ये कौन से नंबर पे है, तो हम n की जगह n लिखेंगे। तो यहाँ देखिए an की जगह मैंने -81 लिखा, a की जगह मैंने 21 लिखा, प्लस n की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, उसको एज इट इज छोड़ देंगे n-1, और d की जगह क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर प्लस का है, एक काम कीजिए पहले आप यहीं पे इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 21 है। अब यहाँ पे देखिए -3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इसके साथ भी करेंगे, एक बार इसके साथ भी, तो ये हो जाएगा -3n, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 3, और यहाँ पे -81 एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर से प्लस हो जाएगा, 21 में 3 प्लस होगा तो 24 -3n। अब यहाँ पे देखिए जो नंबर है वो नंबर के पास आएगा, तो -81, ये प्लस का ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये आपका माइनस का 3n आएगा, ठीक है। माइनस माइनस आपका प्लस होगा, यानी 105, बड़े वाला साइन आ गया क्योंकि बड़ा 81 है, उसके आगे माइनस है तो वो आ गया, और -3 है, एंड माइनस से माइनस कटा, 3 मल्टीप्लाई में, और अब अगर यहाँ पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई। यानी मुझे पता चल गया कि 35 पोजीशन पे जो नंबर है वो आपका कौन सा है, -81 नंबर है। ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब आपको सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में आपको कह रहा है आप चेक कीजिए कि आपका क्या जीरो किसी टर्म पे आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम फिर से लेट कर लेंगे कि an बराबर है 0। मैंने मान लिया कि जो 0 है वो किसी n टर्म पे होगा, हमें उस n की ही वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फिर से फॉर्मूला, an बराबर है a प्लस n-1d, ठीक है। an की जगह मैं क्या लिखूंगी 0, a की जगह मैं क्या लिखूंगी 21, प्लस हमको n नहीं पता -1, हमें d पता है माइनस का 3। यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 21 -3n प्लस का 3, फिर नंबर से प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 24 -3n, फिर आपको पता है नंबर के पास जाएगा, यानी प्लस का 24 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 24 बराबर माइनस का 3n, माइनस से माइनस कट गया, तो आपकी जो 24 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपकी जो n की वैल्यू है वो कितनी आ रही है 8, यानी 8th जो आपका टर्म होगा, 8th टर्म पे या 8th पोजीशन पे जो आपका नंबर है वो आपका क्या है 0। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो 8th टर्म है, 8th टर्म पे आपका जो 0 है वो आपका क्या है नंबर है, यानी अगर आप A8 बोलेंगे तो वो कितना बोलेंगे 0। 8th पोजीशन पे कौन सा नंबर है 0, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। एग्जाम्पल 5 कह रहे हैं डेटरमाइन एपी। डेटरमाइन एपी का मतलब आपको एपी बनानी है, ठीक है, आपको एपी बनानी है। ये कह रहा है वे हुज थर्ड टर्म, यानी आपको थर्ड टर्म यानी A3 थर्ड टर्म आपको दे रखी है कितनी 5, और आपको 7th टर्म दे रखी है 9, यानी A7 आपको कितना दे रखा है 9। आपको दो बातें पता है, ठीक है। अब आपको एक चीज और पता है कि आप थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हो A3 को आप क्या लिख सकते हो, A3 को मैं ये लिख सकती हूँ A प्लस 2D, इससे एक कम, ठीक है। ऐसे ही मैं A7 को क्या लिख सकती हूँ A प्लस 6D, इससे एक कम, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, अगर a3 की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं a प्लस 2d, और a3 दिया हुआ कितना है आपको 5, तो क्या ये इसके बराबर हो गया? a प्लस 2d किसके बराबर हो गया? 5 के। इसी तरीके से जो a7 है, a7 होता है a प्लस 6d, और आपको दिया हुआ कितना है 9, तो क्या मैं इन दोनों को आपस में बराबर कर दूं, इन दोनों को लिख दूं? ठीक है। अब आपके पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, इसको सॉल्व करने का तरीका हम सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकालते हैं a की, और फिर हम उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं a की वैल्यू निकालती हूँ तो यहाँ पे आपकी ये इक्वेशन है, आप a को यहाँ छोड़िए, बाकी सबको उधर ले जाइए राइट हैंड साइड पे। तो a बराबर है ये 5, ये प्लस का 2d था, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 2d। तो ये आपका क्या हो गई a की वैल्यू। जो आपकी a की वैल्यू आई उसको आप क्या कर देंगे, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। मैं सेकेंड इक्वेशन में उसको पुट करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए a जो है, जैसे यहाँ पे a प्लस 6d बराबर में 9 है, तो यहाँ पे आप a की जगह क्या पुट करेंगे, a की जगह हम पुट करेंगे 5 माइनस 2d प्लस 6d बराबर 9। फिर यहाँ पे 5, अब यहाँ पे देखिए dd से सॉल्व हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गया 4d, बड़े के आगे प्लस है तो प्लस बराबर 9। ठीक है। फिर यहाँ पे जो 4d है, 4d बराबर, अगर मैं 5 को नंबर के पास लेके जाऊँ, ये प्लस का उधर आके माइनस, 9 में से 5 माइनस होगा तो 4, तो d की वैल्यू हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 4 1। तो d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1। फिर आप इस d की वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, तो आपका a निकल कर आ जाएगा, a बराबर है यहाँ पे देखिए 5 माइनस 2 इंटू 1, तो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। यानी अब आपको a भी पता चल गया और आपको d भी पता चल गया। तो क्या अब आप इसकी AP के टर्म्स नहीं निकाल सकते? देखिए अब आपको a1 तो पता ही है, a2 कैसे होता है, a2 होता है a प्लस डी, यानी कि 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 4। फिर आपका a3 कैसे आएगा, a प्लस 2d, यानी कि a कितना है 3 प्लस 2 इंटू डी 1 है, तो ये हो जाएगा 5। तो आपकी जो AP बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, 3 4 5, इस तरीके से ये आगे बढ़ेगी। ठीक है। तो अभी तक हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 किया, अब हम आगे और क्वेश्चंस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये भी आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है आपसे कि चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर। क्या इस एपी के अंदर क्या 301 कोई टर्म होगी या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आपने एपी लिखा 5 11 17 23। ठीक है। मैंने आपको भी पहले अभी हमने क्वेश्चंस किया तो हमने उसमें देखा कि जो भी टर्म यानी जो भी वैल्यू अगर आपको चेक करनी है कि इस एपी के अंदर आ रही है या नहीं, तो आप उस पूरी वैल्यू को क्या राइट कर सकते हैं, एन। एन का मतलब हमें तो नहीं पता ना कि वो कौन से नंबर पे है, यानी nth टर्म पे है, तो वो हमें एन की ही वैल्यू निकालनी है। तो जब भी आपको चेक करने के लिए दिया जाए कि क्या ये नंबर इस एपी के अंदर आता है या नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, उस नंबर को क्या लेट करना है, एन लेट करना है। तो देखिए जो आपकी एपी है, सबसे पहले यहाँ पे आप ए को निकालिए, ए आपका क्या है 5, फर्स्ट टर्म आपकी 5 है। उसके बाद जो आप डी निकालेंगे, डी क्या होगा आपका, a2 में से a1 को माइनस करना है, यानी a2 माइनस a1। तो d आपका आ जाएगा 11 माइनस 5, यानी कि आपका d कितना आ गया 6 आ गया। अब आपको पता है an कितना है 301, ये हमने क्या किया, लेट कर लिया कि nth टर्म आपकी कितनी है, nth टर्म पे जो लिखा हुआ नंबर है वो आपका कितना है 301 है। अब आपको क्या निकालना है, n कि मतलब ये कौन से नंबर पे है, ये आपको निकालना है। तो देखिए अभी आपने nth टर्म का फॉर्मूला देखा है, an बराबर है a प्लस n माइनस 1d, ये आपने फॉर्मूला देखा। इस फॉर्मूले पे पुट करते हैं, an आपका कितना है 301, a कितना है आपका 5 प्लस n माइनस 1, d कितना है आपका 6। ठीक है। ये आपका हो जाएगा 301 5 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 6n माइनस 6 1 जा 6। ठीक है। अब नंबर को नंबर से सॉल्व करेंगे तो 6n यहाँ आ जाएगा। उसके बाद देखिए 5 प्लस का n और माइनस 6 है, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 जाएगा 1, बड़े के आगे माइनस है तो माइनस आ गया,
और ये आपका हो गया 301। फिर आपका जो नंबर है वो नंबर के पास आएगा, ये प्लस का 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का है सॉरी, तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 301 प्लस 1 बराबर है 6n, तो हो जाएगा 302 बराबर है 6n। तो 6 को डिवाइड में लिखिए, 302 डिवाइडेड बाई 6 बराबर n। अगर हम इसको काटेंगे तो ये होगा आपका 151 डिवाइडेड बाई 3। अब ये आपको और सॉल्व नहीं हो रहा, तो मुझे एक बात बताइए कि 151/3 अगर आपकी क्लास में, अगर आपके कोई स्टूडेंट, मतलब क्लास में जो स्टूडेंट बैठे होते हैं, तो टीचर ऐसे ही बोलती है ना कि सेकंड बेंच पे जो बच्चा बैठा है वो खड़े हो जाओ, फोर्थ बेंच पे जो बच्चा बैठा है वो खड़े हो जाओ, या आपकी टीचर ये कहती है कि 2.5 बेंच पे जो बच्चा बैठा है वो खड़े हो जाओ। इसका मतलब जो आपके नंबर्स होते हैं वो आपके कैसे होने चाहिए, इंटीजर में होने चाहिए। जैसे आपका इंटीजर नहीं, नेचुरल नंबर होने चाहिए, जैसे आपका 1 2 3 या कि कंप्लीट होने चाहिए। 2.5 3.5 4.5 5.5 ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि जो ये आपका फ्रैक्शन में दे रखे, क्या ये कोई वैल्यू हो सकती है? अगर मान लीजिए मैं एक सीक्वेंस बोलती हूँ कि ऐसे 5 6 10, अगर मान लीजिए मैं कोई सीक्वेंस बोलती हूँ तो मैं यही बोलूँगी ना कि फर्स्ट टर्म पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, मतलब हम 3.5 4.5 ऐसे नहीं बोलेंगे। तो याद रखिएगा कि जो आपके जो टर्म्स होते हैं, ये टर्म कहाँ पे होते हैं, नंबर्स, जो आपके जो नंबर है वो आपके कंप्लीट नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जो आपका 301 है उसका कोई प्रॉपर फिक्स आंसर नहीं आ रहा, प्रॉपर नहीं आ रहा, ये फ्रैक्शन में n की टर्म आ रही है। तो इसका मतलब 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP, ये AP का टर्म नहीं है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं NCERT का। वो कहते हैं फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम लास्ट। देखिए अभी तक जो आपने एग्जाम्पल किया उस एग्जाम्पल में आपने ये पढ़ा 11 टर्म, बस आपने 11 टर्म पढ़ा AP का। तो अगर आपका 11 टर्म बोले तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लग जाता है, A प्लस 10D। A11 के लिए आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, A आपको पता है, D आप निकाल सकते हैं, तो ये आपका AP का आ जाएगा 11 टर्म। लेकिन आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बच्चे कितने ऐसे होते हैं जो बोर्ड में भी गलतियां कर देते हैं इस क्वेश्चन के लिए, वो हड़बड़ी में पढ़ते हैं, केयरफुली पढ़ते नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको 11 टर्म निकालना है, लेकिन कहाँ से निकालना है, फ्रॉम लास्ट से निकालना है, पीछे से आपको 11 टर्म काउंट करनी है। जैसे मान लीजिए अगर आपका ये आपका एक AP है, तो यहाँ से चल चल के जो आपका लास्ट टर्म -62 है, यहाँ से आपको काउंट करते हुए 11 टर्म काउंट करने हैं। जैसे -62 फिर जो नंबर होगा, फिर नंबर होगा, फिर, तो यहाँ से आपको 11 टर्म काउंट करना है कि ये आपकी 11 टर्म है। फिर वहाँ पे जो नंबर लिखा होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको पता है अगर आप स्टार्टिंग से करते हैं, अगर मान लीजिए मुझे स्टार्टिंग से 11 टर्म निकालना है तो उस केस में आपका A कितना होता, 10 होता। अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं 11 टर्म तो आपका A 10 होता। और D कितना होता, D आपका होता A2 माइनस A1, यानी D आपका आता 7 माइनस 10, यानी D की वैल्यू आती -3, ठीक है। ये दो बात क्लियर होती है। इसके बाद आपसे कौन सी टर्म पूछ रहा है, 11th टर्म पूछ रहा है, 11वीं टर्म पूछ रहा है, यानी कि आपको n की वैल्यू पता है 11 टर्म आपसे पूछ रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है कि अगर आपको कभी भी फ्रॉम लास्ट बोलेगा तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि अगर आपको कभी भी फ्रॉम लास्ट से निकालना है तो आपका जो लास्ट में नंबर होगा, आप इस लास्ट वाले नंबर को A मान लीजिए। अगर फ्रॉम लास्ट बोला है तो आप लास्ट वाले नंबर को आप A मानिए, आप फर्स्ट वाले को मत मानिए। फर्स्ट वाला आपका सिर्फ तभी माना जाएगा जब आपको 11 टर्म फ्रॉम फर्स्ट से निकालनी होती है। लेकिन अगर आपको लास्ट में बोले तो आप लास्ट वाले नंबर को पहला वाला नंबर यानी A मानिए। तो यहाँ पे आपका A, इस क्वेश्चन में A कितना हो जाएगा आपका -62, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला फ्रॉम लास्ट, इसलिए हम लास्ट वाले नंबर को A मानेंगे। उसके बाद आपका क्या है, D, आपका जो नंबर आपने अभी D निकाला, आपका D कितना आया, -3 आया। जो आपका D आया है, आप क्या कीजिए, अगर आप लास्ट से निकाल रहे हैं तो D आपने कैसे निकाला, आगे से, फ्रंट से निकाला। लेकिन अगर आपको लास्ट से 11 टर्म निकालनी है तो आपका D वही रहेगा, जो आपने निकाला है वही रहेगा। जो आपने स्टार्टिंग से D निकाला, जो आप लास्ट से D निकालोगे वो सब सेम रहेगा, सिर्फ डिफरेंस किसका होता है, साइन का।
अगर आप स्टार्टिंग वाला डी निकालते हो, स्टार्टिंग से नंबर के डी निकालते हो तो वो -3 आ रहे, लेकिन आप लास्ट से अगर आप डी निकालते हो तो वो किसका आता, प्लस का, यानी ये साइन का। देखिए बुक में जो क्वेश्चन है, ये जो बुक में क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके भी 2 मेथड किए, ठीक है। तो यानी हर क्वेश्चन को करने के मैथ में आप बहुत सारे मेथड फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो ये वाला लास्ट वाला, जो लास्ट टर्म निकालने का जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला ज़्यादा इजी मेथड है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला आपका ये स्टेप है कि आप सबसे लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट ए मान लीजिए, तो हमने ये कर लिया। सेकंड बोलता है कि आपको डी निकालना आगे से ही है, आपने a2 - a1 किया, डी आप ऐसे ही निकालोगे, लेकिन आप क्या करोगे, यहाँ पे डी का साइन बदल दोगे बस। यानी आपका -3 है, अब आप क्या करो, उसका साइन बदल के आप डी निकालो, यानी कि अब आपका जो फाइनल डी बन रहा है वो कितना बन रहा है, 3 बन रहा है, ठीक है। डी की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अब यहाँ पे देखिए आपको कौन सी टर्म निकालने के लिए बोला है, 11th टर्म निकालने के लिए बोला है। तो यानी आपको पता है n की वैल्यू 11 कि 11 पोजीशन पे जो नंबर बोला है हमको वो निकालना है। तो यानी a11 क्या होगा आपका, बराबर है a + n - 1d, यही होगा अब आपका। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू हमने कितनी की, -62, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 11, 11 - 1, d की वैल्यू कितनी है, 3। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, -62 + 10 × 3, तो ये हो जाएगा -62 + 30 - 32। तो यानी कि 11th टर्म फ्रॉम लास्ट जो आपका नंबर आएगा वो आपका क्या, कौन सी वैल्यू आएगी, -32। तो ये आप बोल सकते हैं फ्रॉम 11th टर्म -32 इज द 11th टर्म, या a11 फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP, ठीक है। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक रह गया है वो हमारा सम वाला टॉपिक रह गया, तो अब हम सम वाला टॉपिक सीखते हैं। मेरा टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP। मतलब अगर आपका AP दे रखा है, n टर्म तक कोई भी AP दे रखा है, अब आपको उसका क्या निकालना है, सम निकालना है। जैसे मान लीजिए एक सपना है, सपना सोचती है कि जो उसकी बेटी है उसके बर्थडे पर वो ये सोचती है कि इसके बर्थडे पर मैं क्या करूंगी, हर साल 50-50 रुपए बढ़ाकर डालूंगी, मतलब 50-50 रुपए एक्स्ट्रा डालूंगी। मान लेते हैं कि सपना अपने बेटी के फर्स्ट बर्थडे पर वो 100 रुपीज डालती है, ठीक है। फर्स्ट बर्थडे पे कितने डाल रही है, 100 रुपीज, गुल्लक होता है ना, गुल्लक में डाल रही है, ठीक है, 100 रुपीज। अब अगर मान लीजिए उस बच्चे का अगर सेकंड बर्थडे आएगा तो सेकंड बर्थडे पर वो कितने रुपए डालेगी, 50 रुपए एक्स्ट्रा करके डालेगी, यानी 150 रुपीज। उसके बाद वो थर्ड बर्थडे पे क्या करेगी, फिर से 50 रुपए और डालेगी एक्स्ट्रा, यानी 150 में फिर 50 प्लस करेंगे, 200 रुपीज डालेगी थर्ड बर्थडे पर। और उसके बाद अगर मान लो फोर्थ बर्थडे होगा तो वो 250 रुपीज करेगी। तो इस तरीके से वो 50-50 बढ़ा कर रुपीज डालती है। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सपना क्या कर रही है, अपने बच्चे के बर्थडे पर 50-50 रुपए बढ़ाकर डाल रही है, तो आप बताओ 21st बर्थडे पर, यानी 21 बर्थडे पर जो उसकी टोटल अमाउंट है उसकी गुल्लक में, वो कितना होगा। ये आपको टोटल अमाउंट निकालना है, टोटल मनी आपको बताना है कि गुल्लक में कितने पैसे हो जाएंगे 21वें बर्थडे तक। तो अब आप बताइए, क्या आप इसको लेकर प्लस करेंगे, आप 21वीं बर्थडे तक आप प्लस करेंगे 100, 100, 200, 250, 300। क्या आपका एक पल के लिए आप अगर इसको प्लस भी कर लें, लेकिन मान लीजिए अगर आपको बहुत बड़ा डाटा दे दिया, 100 लाख में दे दिया, और अगर आपको बहुत बड़े AP को प्लस करना है तो क्या वो पॉसिबल है, नहीं। तो इसी के लिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, वो फॉर्मूला आपका होता है सम ऑफ AP का फॉर्मूला। सम ऑफ AP का आपका फॉर्मूला होता है SN, यानी सम ऑफ nth टर्म। n टर्म कुछ भी हो सकता है, 10 टर्म का सम बोल सकते हो, 20 टर्म का सम बोल सकते हो। क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये क्या फॉर्मूला है आपका, n क्या है यहाँ पे, n का मतलब है नंबर, कितने नंबर तक आपको चाहिए सम। मान लो अगर आपको 10th नंबर तक सम चाहिए तो ये आपका नंबर हो गया।
ए आपको पता है फर्स्ट टर्म, यहाँ फिर आपका एन वही है नंबर, और यहाँ पे डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो मैं इस फॉर्मूले से कर सकती हूँ। इस फॉर्मूले से कैसे कर सकती हूँ, यहाँ पे अगर आपको एस चाहिए, अब यहाँ पे बताइए एन की जगह मैं क्या लिखूंगी, एन की जगह मैं लिखूंगी 21, मतलब मुझे कितने टर्म तक का सम चाहिए, 21 टर्म तक का सम। तो यहाँ पे मैं 21, फिर यहाँ पे एन की जगह आप क्या पुट करेंगे, 21, तो 21 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आपका आएगा 2 इंटू ए आपका क्या है 100, तो आप यहाँ लिखेंगे 100 प्लस n माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए n कितना है 21 माइनस 1 इंटू में d, और कितने तक का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है, यानी आपका d कितना हो जाएगा 50। फिर ये आपका हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो जाएगा 200, ये आपका हो जाएगा 21 में से 1 गया 20 मल्टीप्लाई 50, आपका कितना हो जाएगा ये 1000, और जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1200 इंटू में 21/2। फिर अगर आप इसको 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 600, तो यानी 21 मल्टीप्लाई 600 आपका हो जाएगा 12600, यानी 12,600 रुपीज। तो यानी कि उस जो आपका सपना की जो बेटी है उसके बर्थडे पर यानी 21st बर्थडे पर कितना अमाउंट हो जाएगा गुल्लक के अंदर, 12,600 अमाउंट हो जाएगा। तो हमने कैसे निकाला, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी के फॉर्मूले से। एक आपका ये फॉर्मूला होता है और आपका एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपका क्या होता है, एस एन बराबर है n/2 a प्लस ए एन। आप यहाँ पे ए एन भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे एल भी लिख सकते हो। यानी कि अगर मान लीजिए अगर आपकी एपी का अगर आपको लास्ट टर्म पता है, मान लो मैंने एक एपी बनाई 5, 10, 15 और मैंने इसके लास्ट टर्म को दे दिया 100। अगर आपको कभी एपी का लास्ट टर्म पता है तो आप क्या करो, आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म वाला, क्या होता है n/2। आप यहाँ पे डायरेक्ट a लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे an का मतलब है आपका लास्ट टर्म, तो आप यहाँ डायरेक्ट लास्ट टर्म लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। इस केस में आपको n और d निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपके सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी के दो फॉर्मूले हैं, ये है जब आपको लास्ट टर्म पता हो और ये है जब आपको n, d और a पता हो। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेक्चर है वो खत्म होता है, और उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट 2 जरूर देखिए, इससे आपका एक्सरसाइज कवर हो जाएगा।